संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में विचार चल रहा है करण के लक्षण का। कल विचार हुआ था करण क्या है करके, बराबर। आज चलेगा कारण। क्यों कि पीछे बताया था यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और उन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव का करण भी 4 प्रकार का है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन वहां पर एक शब्द आया था कि तत्करणम, यथार्थ अनुभव का करण 4 प्रकार का है। तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि करण क्या है। तब जाकर मूल में करण का लक्षण किया। क्या लक्षण किया था? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं, किंतु ये लक्षण व्यापार में अतिव्याप्त हो रहा था, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए असाधारण कारण बहुत सारे होते हैं, तो उसमें व्यापार भी असाधारण कारण ही है। तो व्यापार को भी करण कहना पड़ेगा फिर। इसलिए उस व्यापार में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद जोड़ने के लिए कहा था पदकृत्य कारणे। तो क्या कहा था? व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो व्यापारवत ये पद देने से व्यापार में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हुई, क्योंकि व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता है। समझ में आया? तब जाकर पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि व्यापार क्या है। तो व्यापार का भी लक्षण किया था। क्या किया था? तद्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः व्यापार। इसमें द्रव्यान्यत्वे सति ये पद नहीं देंगे तो कुलाल पुत्र पर अतिव्याप्ति होगी, ये बात कही थी। कुलाल पुत्र पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया था? द्रव्यान्यत्वे सति। ठीक। तब ईश्वर इच्छा पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए भी एक पद दिया था। कौन? तज्जन्यत्वे सति ये पद दिया था। व्यापार के लक्षण में तज्जन्यत्वे सति ये पद देने से ईश्वर इच्छा पर अतिव्याप्ति नहीं होगी, नहीं होती है, ये भी बताया था। बराबर है। फिर रह गया अंतिम वाला पद। कौन सा? तज्जन्य जनक। व्यापार के लक्षण में तज्जन्य जनक ये पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या बचता है? द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वं व्यापारस्य लक्षणम। तो बताया था कि इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी कहां पर? दंड के रूप में। कहा अतिव्याप्ति होगी? दंड के रूप में। क्योंकि दंड का रूप भी द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य से अन्य है। कौन? दंड का रूप। और तज्जन्य, तत् दंड, दंड से जन्य है। कौन? दंड का रूप। इतना ही तो लक्षण है। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वम, क्योंकि आगे वाला पद तो हटा दिया, तो लक्षण चला गया किसमें? दंड के रूप में। कहा चला गया लक्षण? दंड के रूप में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? तज्जन्य जनक। अब अतिव्याप्ति दंड के रूप पर नहीं होगी। कैसे? घटा के देखेंगे। तो देखिए लक्षण क्या है, बोलो एक बार। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक। पूरा लक्षण हुआ ना। तो देखिए दंड का रूप द्रव्य से अन्य है कि नहीं है? पहला पद गया। दूसरा पद तज्जन्यत्व, दंड, दंड से जन्य दंड का रूप है क्या नहीं है? ये भी पद गया दूसरा। तीसरा जो पद है तज्जन्य जनक, दंड, तज्जन्य दंडजन्य। कौन? घट। उसका जनक दंड का रूप है क्या? नहीं है। घट के प्रति दंड का रूप का कोई महत्व नहीं है, अर्थात दंड के रूप घट के लिए कारण नहीं है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। दंड का रूप चाहे जैसा हो चाहे न हो, तो भी अतिव्याप्ति मतलब दंड रूप का और घट का कोई लेना देना नहीं है।
इसका मतलब दंड का रूप घट के लिए कारण नहीं है। तो तज्जन्य जनक ये पद नहीं बैठ रहा है। कहां पर? दंड के रूप में। क्यों? दंड तज्जन्य दंडजन्य कौन? घट। उस घट का जनक घट का रूप है, दंड का रूप है क्या? नहीं। तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। और भ्रमण रूप क्रिया में तो लक्षण जाएगा। क्यों? द्रव्यान्यत्वे सति। भ्रमण रूप क्रिया द्रव्य है क्या? नहीं, द्रव्य से अन्य है। तज्जन्यत्वे सति तत् दंड। तज्जन्य दंडजन्य है क्या? नहीं। कौन? भ्रमण रूप क्रिया। भ्रमण रूप क्रिया। पुनः तज्जन्य जनक तत् दंड। तज्जन्य दंडजन्य कौन? घट। उस घट की जनक वो भ्रमण रूप क्रिया है कि नहीं है? तो व्यापार का लक्षण पूरा चला गया। किसमें? व्यापार में। मतलब किसमें? यहाँ पर भ्रमण रूप क्रिया में लक्षण घटित हुआ, लग गया। इस प्रकार का व्यापार वाला जो असाधारण कारण रहेगा उसको हम बोलते हैं क्या? करण। तो व्यापार हुई कौन? भ्रमण रूप क्रिया। और उस व्यापार वाला कौन है? दंड है कि नहीं? क्योंकि वो व्यापार रूप जो क्रिया है वो दंड से उत्पन्न हुई ना। तो उस दंड का और उस भ्रमण रूप क्रिया का जन्य जनक भाव क्या है? संबंध है। इस संबंध से वो भ्रमण रूप व्यापार क्रिया किसमें रहती है? दंड में रहती है। समझ में आया कि नहीं? तो दंड कैसा हुआ फिर? व्यापार वाला। दंड कैसा हुआ? व्यापार वाला। और असाधारण कारण भी है दंड। किसके लिए? घट के लिए। इसलिए घट के लिए करण कौन? ऐसा यदि प्रश्न होगा तो करण कौन हो जाता है फिर? दंड। क्योंकि दंड कैसा है? व्यापार वाला भी है और असाधारण कारण भी है। समझ में आया? तो ये बात हुई। तो ये जो व्यापारवत पद दिया करण के लक्षण में, क्या करण का लक्षण बना? व्यापारवत असाधारणम कारणम। तो व्यापारवत ये पद क्यों देना पड़ा? व्यापार में करण के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी तो लक्षण बन गया। क्या बना? बोलो। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। हो गया भाई, ये बात हो गई। कोई कोई घट के लिए करण कपाल को बना देते हैं, फिर व्यापार बना देते हैं कपाल द्वय के संयोग। वो भी एक प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, वैसा भी चलता है। लेकिन यहाँ पर बनाया किसको? दंड को करण बनाया और भ्रमण रूप क्रिया को क्या बनाया? व्यापार बनाया। मुद्दा हमको यहाँ है कि 4 प्रकार की प्रमा है। 4 प्रकार की क्या है? प्रमा है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। ये ध्यान में रखना है। क्या? प्रमा बोलने के बाद प्रमा का ही नाम आना चाहिए और प्रमाण बोलेंगे तो प्रमाण का नाम। तो 4 प्रकार की प्रमा कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उनके लिए व्यापारवत असाधारण कारण जो होगा वो क्या होगा? करण। क्या होगा? करण। जैसे उदाहरण देना हो तो ध्यान दीजिए। सामने रखा है घट। क्या रखा है? घट। और चक्षुर इंद्रिय का और घट का हुआ सन्निकर्ष हुआ, संयोग रूप सन्निकर्ष हुआ। समझ में आया कि नहीं? किस किस का? घट का और चक्षु का। सन्निकर्ष जब नहीं होता है तो घट का प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं होगा। जब चक्षु का घट के साथ सन्निकर्ष हुआ तब जाकर घट का प्रत्यक्ष हुआ। उस प्रत्यक्ष ज्ञान का आकार है अयम घट। क्या आकार है? अयम घट। यह घट है। प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न हुई। कौन उत्पन्न हुई? प्रत्यक्ष प्रमा। और उस प्रत्यक्ष प्रमा कौन? उसका आकार क्या है? अयम घट। इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष प्रमा, उसके लिए व्यापार वाला जो असाधारण कारण वो उसके लिए करण। वही क्या होगा? उसके लिए करण। और जो करण है वही प्रमाण है। समझ में आया? तो देखिए, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ कौन सा? अयम घट। ये तो प्रमा हुई। किससे उत्पन्न हुई? चक्षु से। चक्षु असाधारण कारण है। अयम घट ये ज्ञान चक्षु को ही हो रहा है ना, तो चक्षुष ज्ञान। अयम घट ये जो चाक्षुष ज्ञान है वो किसको होगा? चक्षु के ही द्वारा होगा। तो उस चाक्षुष ज्ञान के लिए अयम घट इत्याकारक प्रत्यक्ष जो चाक्षुष प्रत्यक्ष, उसके लिए करण कौन है? चक्षु। ठीक है, असाधारण कारण है।
क्योंकि बाकी क्या, जैसे स्पर्श का ज्ञान हुआ, गंध का ज्ञान हुआ, उसके लिए चक्षु कारण है क्या? नहीं है। तो चक्षु केवल चाक्षुष ज्ञान के लिए ही कारण है। असाधारण कारण कौन हुआ? चक्षु हुआ। फिर वो व्यापार वाला कैसा? तो व्यापार भी है यहाँ पर। कौन व्यापार? चक्षुर इंद्रिय का और घट का सन्निकर्ष। हक क्या हो गया? व्यापार हुआ। और उस व्यापार वाला कौन हुआ? चक्षु। फिर व्यापार वत असाधारण कारण कौन बना? चक्षु। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा का करण है कौन? चक्षु। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन है? चक्षु। क्यों? वो व्यापार वाला असाधारण कारण है। व्यापार कौन? चक्षु का और घट का सन्निकर्ष संयोग। लेकिन उसमें व्यापार का लक्षण घटा सकते हम लोग। देखिए, घट का और चक्षु का संयोग हुआ ना, तो संयोग क्या है? गुण है। 24 गुण में आता है कि नहीं? संयोग गुण है, मतलब द्रव्य है क्या? नहीं। और व्यापार का लक्षण क्या है? बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक व्यापार। अब घट का और चक्षु का जो संयोग है वो द्रव्य है क्या? नहीं। द्रव्यान्यत्वे सति, द्रव्य से भिन्न है। तज्जन्यत्वे सति, तत् शब्द से हम लेंगे यहाँ पर चक्षु। तो चक्षु से जन्य है वो संयोग। तज्जन्यत्वे सति चक्षुजन्यत्वे सति, चक्षु से जन्य है कौन? चक्षु घट का सन्निकर्ष। इतनी बात समझ में आई? आगे वाला पद क्या है? तज्जन्य जनक। तत् शब्द से किसको लिया था? चक्षु। चक्षु तज्जन्य चक्षुजन्य कौन? अयम घट इत्याकारक चाक्षुष प्रत्यक्ष। पुनः अंतिम वाला पद चक्षु तज्जन्य चक्षुजन्य कौन? अयम घट इत्याकारक प्रत्यक्ष। फिर उसका जनक संयोग सन्निकर्ष। आगे वाला पद जब लगाते हैं ना, कल लिखा था काफी, निकालो क्या लक्षण घटाया था? बोलो व्यापार का लक्षण। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक दंड तज्जन्य दंडजन्य कौन? भ्रमणरूप क्रिया। आगे देखिए, दंड तज्जन्य दंडजन्य कौन? घट। अब घट लिया, भ्रमणरूप क्रिया नहीं। उस घट का जनक है कौन? भ्रमणरूप क्रिया। उसी प्रकार घटैया तत् शब्द से पकड़ना है चक्षु को, देखते रहिए। तज्जन्य चक्षुजन्य कौन? सन्निकर्ष। बराबर, सन्निकर्ष। आगे देखिए, चक्षु तज्जन्य चक्षुजन्य कौन? अयम घट इत्याकारक चाक्षुष प्रत्यक्ष। उसका जनक कौन? सन्निकर्ष। लक्षण गया कि नहीं? व्यापार का लक्षण गया कि नहीं? सन्निकर्ष पर कैसा लक्षण? बोलो। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक व्यापार। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? इस प्रकार का जो सन्निकर्ष रूप व्यापार है, उस व्यापार वाला असाधारण कारण हुआ कौन? चक्षु। इसलिए चक्षु क्या हुआ? करण, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का करण, मतलब प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। समझ में आई बात? चलेंगे आगे। ये हुआ करण का लक्षण, हो गई ना? अब चलेंगे मूल में आगे। करण का मूल में क्या लक्षण किया? एक बार बोलो। असाधारणम कारणम करणम। तो करण के लक्षण के पेट में कारण शब्द आया कि नहीं? तो कारण ही हमको यदि पता नहीं रहेगा तो असाधारण कारण को करण कहते हैं, ये समझ में आएगा क्या? नहीं। इसलिए अब कारण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं मूल में। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण हो गया भाई। लक्ष्य कौन है? कारणम, कारण। ठीक है। लक्षण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य नियत पूर्ववृत्ति, ध्यान दीजिए भाई। मतलब क्या? कार्य, कोई भी कार्य लीजिए, जैसे कार्य लिया घट, कार्य लिया घट, वो घट उत्पन्न होने के पहले पूर्ववृत्ति, पूर्ववृत्ति मतलब उत्पन्न होने के नियत रूप से, आवश्यक रूप से जो होता है वह घट के लिए है कारण। समझ में आया ना? जैसे घट उत्पन्न होने के पहले
अवश्य रूप से दंड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कुलाल चाहिए, भ्रमण चाहिए, चक्र चाहिए, ये सब चाहिए ना। इसका मतलब अवश्य रूप से चाहिए, इसलिए वो सब घट के लिए है क्या? कारण है। समझ में आया कि नहीं? और जो अवश्य रूप से नहीं, वो कारण नहीं बनेगा, है कि नहीं? समझ लीजिए जब यहाँ घट बनाना है और सब सामग्री है कि नहीं, फिर कार्य के उत्पन्न होने के पहले, घट उत्पन्न होने के पहले क्या चाहिए? नियम से अवश्य रूप से पूर्व में चाहिए। अवश्य रूप से जो होगा वही कारण, यदि अवश्य रूप से नहीं होगा तो वो कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे क्या आड़स में रखी हुई है कोई चीज, वो इस घट के लिए कारण बनेगी क्या? क्यों? घट उत्पन्न होने के पहले वो नहीं है क्या? है, लेकिन अवश्य रूप से नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्य उत्पन्न होने के पहले नियत रूप से चाहिए, मतलब जिसके बिना कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ऐसा जो कार्य के पहले होगा उसको हम बोलेंगे क्या? कारण। अब समझ में आई? अब एक बात बताइए, रासव घट के लिए कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रासव पता है कि नहीं? रासव नहीं पता। गाढ़व पता है कि गाढ़व? तो गाढ़व, रासव का मतलब होता है गाढ़व। हाँ, माथ्यान्य करता लागतं ते कधी कधी है की नाही? पहिले लागायचं, आजकाल काय झालं माहिती का? आता ट्रक मध्ये, टेम्पो मध्ये डोक्यावर माती आणतात ती कुंभार लोक, आहे की नाही? ज्याच्याकडे गाढव नाही, बिचारा गरीब कुंभार असेल, गाढव नसेल त्याच्याकडं, तर तो डोक्यावर आणणार की नाही? ज्याच्याकडे आहे गाढव तो काय करणार? गाढवावर आणणार काय? माती. मग ते गाढव घटासाठी कारण मानता येईल का नाही मानता येईल हा प्रश्न है कि नहीं? बोला हाँ, घट के लिए कारण गाढ़व है या नहीं है? है कि नहीं? क्योंकि गाढ़व पता है ना, गाढ़व मतलब रासव, गाढ़व शब्द है ना, इसलिए गड़बड़ है। गधा गधा, अब पता चलेगा। रासव के लिए हिंदी में शब्द क्या है? गधा, है कि नहीं? तो गधा, घट के लिए गधा कारण है कि नहीं है? बोलो नहीं। क्यों? यदि कोई कुम्हार घट पर, वो गधा पर मिट्टी ले आ रहा है तो उस घटों के लिए गधा कारण है कि नहीं? है। लेकिन कुछ घटों के लिए कारण होने पर भी वो कारण नहीं है, क्योंकि नियत रूप से नहीं है ना। ऐसा कोई है क्या? रासव रहेगा, गधा रहेगा तो भी घट बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ऐसा है क्या? पूर्ववृत्ति तो है लेकिन नियत पूर्ववृत्ति नहीं है। समझ में आएगी नहीं? मतलब अवश्य रूप से चाहिए ही, ऐसी कोई उसकी जरूरत नहीं है। कोई कुंभार तो सिर पर भी मिट्टी ले आ सकता है और घट को बना सकता है। अब बात समझ में आई? तो चलिए, लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? बोलो एक बार। कारणम, बोलो ना। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कोई संदेह है क्या? नहीं है। चलो फिर पदकृत्य में कार्येति कार्यात् नियतावश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षण वृत्ति यस्य तत्तथा इत्यर्थः। मूल में जो पद है ना, कार्य नियत पूर्ववृत्ति, इसका स्पष्टीकरण कर दिया है पदकृत्य कारण। तो क्या कर दिया? कार्य नियत मतलब कार्य से, नियत का अर्थ कर दिया अवश्यम भाविनी। नियत मतलब अवश्य रूप से, जो पूर्ववृत्ति शब्द का अर्थ कर दिया पूर्व क्षण वृत्ति, पूर्व क्षण में रहना। वृत्ति शब्द का अर्थ है रहना, ठीक है ना? देखिए भाई, तो क्या अर्थ बना? कार्यात नियत अवश्यम भाविनी, कार्य से नियत मतलब अवश्य रूप से, पूर्ववृत्ति मतलब पूर्व क्षण वृत्ति, कम से कम एक क्षण पहले, कार्य उत्पन्न होने के पहले रहना चाहिए, तब जाकर कारण माना जाता है उसको, है कि नहीं? कार्य के एक क्षण पूर्व में नहीं रहेगा कम से कम, तो उसको कारण नहीं मान सकते। लग गया जी? पूर्व क्षण वृत्ति यस्य, जिसका, तत्तथा मतलब कार्य नियत पूर्व वृत्ति, ये मूल पद। चलिए आगे। अनियत रासवादि वारणाय नियत इति। अब बोलेंगे भाई कि उस कारण के लक्षण में
नियत पद क्यों दिया? समझ लीजिए, कारण के लक्षण में नियत पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? कार्य पूर्ववृत्ति कारणम, है कि नहीं? क्या अर्थ होगा फिर? कार्य के पूर्ववृत्ति हो उसको क्या बोलेंगे? कारण। तब लक्षण किया कारण का और जाएगा रासव पर, गधे पर, क्योंकि गधा कारण कोटि में माना नहीं गया, कारण नहीं माना उसको, कारण है नहीं वो घट के लिए, लेकिन उस पर लक्षण जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। उस पर गधे पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा? नियत। तो घट के लिए नियत है क्या गधा? नहीं है। नियत मतलब अवश्य रूप से। अवश्य रूप से मतलब जो रहेगा तभी कार्य होगा, नहीं रहेगा तो कार्य नहीं। जैसे दंड रहेगा तो घट बनेगा, या कुलाल रहेगा तो घट बनेगा, और कुलाल ही नहीं रहेगा तो घट नहीं बनेगा। इसलिए घट के लिए कुलाल, दंड, चक्र ये कैसे है? नियत। किंतु रासव नियत है क्या? नहीं है। रहे चाहे न रहे, लेकिन नियत पद को हटा देंगे तो रासव पर अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा? नियत। देखिए अनियत रासव कैसा है? अनियत है। समझ में है कि नहीं? कोई भी कार्य के लिए जो अवश्य रूप से चाहिए उसको क्या बोलते हैं? कारण। और जो अवश्य रूप से नहीं होता है उसको कारण कोटि में नहीं लेते हैं। समझ में आया ना? चलिए, अनियत रासवादि वारणाय नियत इति। समझ में आया भाई नियत पद का प्रयोजन? ठीक, आगे चलिए। कार्य वारणाय पूर्व इति। अब चलिए कारण के लक्षण में बोलो एक बार, कारण का लक्षण क्या बना? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। ठीक, उस लक्षण में से पूर्व पद को हटा दीजिए, तब लक्षण क्या बनेगा? बोलो। कार्य नियत वृत्ति कारणम। कार्य नियत वृत्ति कारणम। अब पूर्व पद तो हटा दिया, कार्य उत्पन्न होने के पहले चाहिए, ऐसा तो रहा नहीं अभी। क्या हुआ फिर? कार्य नियत, कार्य के साथ नियम, कार्य के साथ कार्य नियत मतलब अवश्य रूप से जोड़ रहता है, तो कार्य के साथ अवश्य रूप से कार्य ही रहता है कि नहीं? क्या कार्य जो घट है, घट उत्पन्न हुआ तो घट घट के साथ है कि नहीं? अपना ही अपने में है कि नहीं? है कि नहीं? तो कार्य पूर्व पद हटा दिया, कार्य नियत वृत्ति, कार्य नियम, कार्य नियत, क्या नियत रूप से रहना, कार्य नियत रूप से रहना। तो नियत रूप से कार्य तो घट उत्पन्न होने के बाद घट ही है, तो लक्षण कर रहे किसका? कारण का। गया किसमें? कार्य में, अर्थात घटादि में। तो क्या हुई लक्षण की? अतिव्याप्ति। वो न हो इसलिए पद दिया, कौन सा? पूर्व। पूर्ववृत्ति चाहिए। घट तो वृत्ति है, नियमता वृत्ति है, नियम से घट रख दिया है कोने में घट, तो नियता वृत्ति है, वो अवश्य रूप से वहां पड़ा हुआ है कि नहीं? पूर्व विरोध कुछ कहा नहीं, तो लक्षण तो इतना ही है, कार्य नियत वृत्ति, है कि नहीं? नियत रूप से, नियम अवश्य रूप से कार्य रहना, उसको ही बोलते हैं क्या? कार्य। कारण, उसको क्या बोलते हैं? कारण। लक्षण कर रहे कारण का, जा रहा है किसमें? घटादि में, अर्थात कार्य में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा? पूर्व। अब घट में जाएगा क्या लक्षण? क्योंकि घट उत्पन्न होने के बाद नियत रूप से घट है क्या? नहीं है, लेकिन पूर्ववृत्ति है क्या? नहीं। घट उत्पन्न होने के पहले वो है क्या? नहीं। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? पंक्ति देखिए, कार्य वारणाय पूर्वैति। ठीक है, आगे क्या है पढ़ो? दंडत्वादि वारणाय अनन्यता सिद्धत्व विशेषण आवश्यकत्वेन ततएव रासवादि वारण संभवे नियत पदम अनर्थकम एव। ध्यान दीजिए भाई, चलो लक्षण बोलो एक बार कारण का मूल वाला। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। हाँ, और एक बार कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अर्थ क्या होगा? कार्य उत्पन्न होने के पहले नियत रूप से मतलब अवश्य रूप से जो पूर्व में होता है उसको बोलेंगे क्या? कारण। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, घट उत्पन्न होने के पहले नियत रूप से दंड है कि नहीं? कुलाल है कि नहीं? चक्र है कि नहीं? दंड है कि नहीं? है। कब? घट उत्पन्न होने के पहले अवश्य रूप से दंड है ना? दंड के साथ दंडत्व धर्म है कि नहीं? वो भी घट उत्पन्न होने के पहले नियम, नियतः अवश्य रूप से रहता है कि नहीं? ये है। तो दंडत्व कहीं बाद में आता है दंड में, ऐसी बात थोड़ी है। तो दंडत्व भी क्या है?
कार्य नियत पूर्ववर्ती है। लक्षण कर रहे किसका? कारण का। दंडत्व घट के लिए कारण है क्या? नहीं है। घट के लिए कारण नहीं दंड। घट के लिए कारण दंड नहीं है क्या? घट के लिए कारण दंडत्व है क्या? नहीं। दंड तो नहीं है। हाँ, दंड अलग चीज है, दंडत्व अलग चीज है। दंड में रहने वाला धर्म है दंडत्व। समझ में आया? तो घट के लिए कारण दंड है, दंडत्व नहीं। समझ में आया? दंडत्व क्या है? रहे चाहे न रहे, उसको क्या लेना देना घट से। समझ में आया? तो घट के लिए कारण कौन है? दंड है। दंडत्व है क्या? नहीं। कारण कौन है फिर? दंड। लक्षण किस में जाना चाहिए? दंड में। और दंड में जाता हुआ लक्षण यदि दंडत्व में जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। फिर जा रहा है वो लक्षण दंडत्व में, लक्षण है दंड का, कारण का, जा रहा है जो कारण नहीं उसमें, दंडत्व में, क्या हुई फिर? कैसा लक्षण जा रहा है? लक्षण क्या है बोलो? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। हाँ, क्या क्या? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कार्य घट, कार्य घट, उसके उसको उस घट उत्पन्न होने के पहले नियतः नियम से पूर्व में रहने वाला जैसा दंड है वैसा दंड में रहने वाला दंडत्व धर्म भी पूर्व में है कि नहीं? है। तो लक्षण गया ना उस पर, किस पर? दंडत्व पर, जो कि कारण नहीं है। घट के लिए कारण है क्या? नहीं। कौन? दंडत्व। घट के लिए कारण नहीं है। कौन? दंडत्व। घट के लिए कारण दंड है कि नहीं? है। घट के लिए कारण दंडत्व है क्या? नहीं। नहीं है। लक्षण किसका किया है? कारण का, दंड का, कारण का। जा रहा है किसमें? दंडत्व में। तो क्या हुई? बात समझ में आई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ना पड़ेगा। क्या पद जोड़ना पड़ेगा? एक पद जोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे भाई कौन सा पद जोड़ोगे बताओ? तो फिर बताते हैं। तो नया पद जोड़ने के पहले मूल का पहले लक्षण क्या है वो बताओ। तो बताइए आप लोग लक्षण। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। क्या क्या? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। उसमें एक पद जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अनन्यथा सिद्धत्वे सति। बोलो। अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। बोलो एक बार। अनन्यथा, अनन्यथा सिद्धत्वे सति। अनन्यथा मतलब ध्यान दीजिए, अनन्यथा सिद्धत्व मतलब क्या? अन्यथा सिद्धि शून्य। क्या? अन्यथा सिद्धि शून्य। लिखिए आप कॉपी पर, अनन्यथा सिद्धत्व। लिखा? अनन्यथा, अनन्यथा, अनन्यथा सिद्धत्व। फिर बराबर का चिन्ह देकर अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। समझ में आया भाई? अनन्यता सिद्धत्व शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। ठीक है। अब पुनः प्रश्न आएगा भाई, ध्यान दीजिए। अन्यथा सिद्धि शून्यत्व मतलब रहित। शून्यत्व का अर्थ क्या होता है? रहित। अन्यथा सिद्धि से रहित उसको बोलेंगे क्या? अनन्यता सिद्धत्व। लेकिन अन्यथा सिद्धि क्या है यही पता नहीं। लिखिए नीचे के लाइन में, अन्यथा सिद्धि बराबर अन्यथा सिद्धि बराबर अवश्य क्लुप्त, अवश्य क्लुप्त, क त्याला लू जोडायचा, लू क अर्धा उसको लू जोड़ेंगे, क्लुप्त। समझ में आया? अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना, नियत पूर्ववर्तीना एव कार्य संभवे, एव कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम्, कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम्। हो गया? बस ध्यान दीजिए, समझा देते।
अन्यथा सिद्धि पहले समझ लेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या है बोलो, क्या लिखा? अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना एव कार्य संभवे तत्सभूतत्वम्। बोलो एक बार। अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना एव कार्य संभवे तत्सभूतत्वम्। अन्यथा सिद्धि। समझ में आया? ध्यान दीजिए। कार्य है जैसे हमारा घट, वो लिखना हुआ कि नहीं? लिखना हो गया तो इधर ध्यान दो, नहीं हुआ तो और 10 मिनट रुक जाएंगे, नहीं तो लिखते रहेंगे और इधर बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ पूरा भी? बोलो फिर लक्षण पुनः एक बार। अन्यथा सिद्धि का अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना एव कार्य संभवे तत्सभूतत्वम्। हो गया? अब ध्यान दीजिए। कार्य है घट। कार्य क्या है? घट। तो घट के लिए अवश्य क्लुप्त, क्लुप्त का अर्थ होता है स्वीकृत। क्लुप्त का अर्थ क्या होता है? स्वीकृत, स्वीकार किया गया। तो घट के लिए अवश्य रूप से स्वीकृत कौन कौन है बताइए तो? दंड, चक्र, कुलाल इत्यादि अवश्य क्लुप्त है कि नहीं? तो अवश्य क्लुप्त है कि नहीं? अवश्य रूप से स्वीकृत। ऐसे जो नियत पूर्ववर्ती, नियम से रहने वाले पूर्ववृत्ति कौन है? दंड, चक्र, कुलाल आदि। उनके द्वारा ही यदि घट रूप कार्य संभव है, अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना दंडादीना एव कार्य संभवे। कार्य संभव मतलब कार्य यदि हो सकता है तो तत्सभूतत्व। तत्शब्द से कौन लेना है? जो अवश्य रूप से स्वीकृत है। तो अवश्य रूप से स्वीकृत कौन है? दंड, चक्र, कुलाल आदि। तत्सभूतत्व मतलब उसके साथ रहने वाले अन्य। समझ में आया? पंक्ति पढ़िए। अवश्य क्लुप्त मिला कि नहीं? कॉपी पर लिखा था ना, पढ़ो उसको। अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तीना एव कार्य संभवे तत्सभूतत्वम्। पंक्ति देखते रहिए। अवश्य क्लुप्त, क्लुप्त का मतलब स्वीकृत। समझ में आया? जैसे घट के लिए अवश्य रूप से स्वीकृत, ऐसे नियत पूर्ववर्ती कौन है? दंड, चक्र, कुलाल। नियत पूर्ववर्तीना उनके द्वारा ही एव कार्य संभवे, घट उत्पन्न यदि हो सकता है तो तत्सभूतत्वम्। तत् दंडादि, उन तत्सभूतत्व मतलब उस दंडादि के साथ रहने वाले कौन कौन? उदाहरण दंडत्व, दंड के साथ रहता है कि नहीं? दंड का रूप दंड के साथ रहता है कि नहीं? कुलाल की सिर पर की टोपी उसके साथ रहती है कि नहीं? है कि नहीं? कुलाल का कलर जो भी होगा, काला, पीला, पांडरा, वो सब क्या है? फिर अन्यथा सिद्धि है। क्या है? अन्यथा सिद्ध है। क्या है? अन्यथा सिद्ध बोलिए, सिद्धि बोलिए, अन्यथा सिद्ध है। समझ में आया? मतलब कारण कोटि में नहीं। और हमको क्या चाहिए फिर? अन्यथा सिद्धि शून्य। क्या लिखा है? अन्यथा सिद्धि शून्य मतलब अनन्यथा सिद्ध। किसका अर्थ है वो? अन्यथा सिद्धि शून्य। ये किस शब्द का अर्थ किया है? अनन्यथा सिद्धत्व, वही अनन्यथा सिद्ध। समझ में आया ना? अब लक्षण में पद जोड़ना है, कौन सा? अनन्यता सिद्ध। समझ में आया? अर्थात अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सत्य, वही उसका अर्थ है। ये पद क्यों जोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि दंडत्व और अतिव्याप्ति, हाँ, कहां पर अतिव्याप्ति हो रही थी? दंडत्व में अतिव्याप्ति हो रही थी। उस दंडत्व में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद जोड़ रहे हम लोग। समझ में आया ना? तो लक्षण में पद जोड़ने के बाद लक्षण का आकार क्या होगा? बोलो। अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्यनियत पूर्ववृत्तिवम् कारणस्य लक्षणम्। बोलो एक बार। अनन्यथा सिद्धत्वे सति। दोनों में से कोई बोली भाई। अनन्यथा सिद्धत्वे सति ये बोला तो भी ठीक है, अथवा अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति ऐसा बोल दिया तो भी अर्थ एक ही है। क्या क्या? अनन्यथा सिद्धत्वे सति। अनन्यथा मतलब
अन्यथा सिद्धि शून्य। तो अर्थ वही है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, तो बोलो फिर एक बार से एक स्वर दें। अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम। समझ में आया? अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? दंडत्व में। अब दंडत्व में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दंड क्या है? अन्यथा सिद्ध है और हमको चाहिए अनन्यथा सिद्ध, अर्थात अन्यथा सिद्ध नहीं चाहिए। समझ में आया? हमको क्या चाहिए? अनन्यता सिद्ध। और दंडत्व क्या है? अन्यथा सिद्ध है। क्यों अन्यथा सिद्ध है? दंडत्व लक्षण क्या है? अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तिना एव कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम्। तो तत्सहभूत हुआ कि दंडत्व, इसलिए दंडत्व क्या है? अन्यथा सिद्ध है और हमको क्या चाहिए? अनन्यथा सिद्ध चाहिए। तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। किसके ऊपर? दंडत्व के ऊपर। किसके ऊपर अतिव्याप्ति नहीं होगी? दंडत्व के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति। कौन सा पद देने के बाद? अनन्यथा सिद्धत्वे सति। ये पद देने के बाद का अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्यों नहीं होगी दंडत्व में अतिव्याप्ति? दंडत्व अन्यथा सिद्ध है और हमको चाहिए अनन्यथा सिद्ध। अब पुनः पूछेंगे दंडत्व अन्यथा सिद्ध क्यों है? अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्तिना एव कार्य संभवे तत्सहभूतत्वम्। उसके साथ वो रहने वाला है, लेकिन उसका वो मित्र है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो कारण नहीं है, तो अन्यथा सिद्ध है। अब समझ में आया भाई? तो दंडत्व में अतिव्याप्ति न हो दंडत्व धर्म में, तो कौन पद दिया? अनन्यथा सिद्धत्वे सति, ये पद दिया। समझ में आया? तो लक्षण बोलो फिर पद जोड़ने के बाद क्या होता है? तो अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणस्य लक्षणम। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, मूल लक्षण में रासव पर जब अतिव्याप्ति हो रही थी मूल लक्षण की, तो रासव पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया था? नियत पद दिया था, है कि नहीं? तो बोल रहे फिर नियत पद अब देने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि दंडत्व पर अतिव्याप्ति न हो इसके लिए जो पद दिया है उसी पद से क्या होगा? रासव पर अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। रासव पर होने वाली जो अतिव्याप्ति है उसका वारण इसी पद से हो जाएगा। कौन पद से? अनन्यथा सति। क्योंकि रासव भी क्या है? अन्यथा सिद्ध है। क्योंकि अवश्य क्लुप्त हमारा कौन है? कुलाल। अवश्य क्लुप्त कौन है? कुलाल। उसके साथ उसके घर में उसके आंगन में रहने वाला है वो कौन? रासव। तो अन्यथा सिद्ध हुआ कि नहीं? रासव क्या है? अन्यथा सिद्ध है। और हमको क्या चाहिए? अनन्यता सिद्ध। अतिव्याप्ति होगी क्या फिर? नहीं होगी। कहां पर? रासव पर लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो नियत पद व्यर्थ होगा। समझ में आया? नियत पद क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। पंक्ति लगी? तो देखिए अभी पंक्ति, दंडत्वादि वारणाय, मिला पंक्ति? दंडत्वादि वारणाय अनन्यता सिद्धत्व विशेषणस्य आवश्यकत्वेन। ये विशेषण देना आवश्यक है। क्यों? दंडत्व में अतिव्याप्ति न हो। आवश्यकत्वेन ततः एव रासवादि वारण संभवे। ततः एव अनन्यता सिद्धत्व इति पदेन एव। इस पद से ही क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति नहीं होगी। किसके ऊपर? रासव के ऊपर। ततः एव रासवादि वारण संभवे। रासव पर होने वाले जो अतिव्याप्ति है उस अतिव्याप्ति का वारण यदि संभव है तो नियत पदम अनर्थकम एव। तो नियत पद क्या हुआ? अनर्थक हुआ, मतलब व्यर्थ हुआ। लग गया भाई? फिर बोलेंगे ठीक है, फिर नियत पद को हटा दो। नियत पद को हटा। जो चीज काम की नहीं है उसको क्यों रखना, है कि नहीं? प्रयोजन नहीं है तो क्यों भार बढ़ाना है पदों का? तो नियत पद को हटा दो। जब नियत पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? फिर बोलो, अनन्यता सिद्धत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वं
कारणस्य लक्षणम। बोलो एक बार। अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्व वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। अब समझ में आया? देखिए पंक्ति, एवं च, है ना, अनन्यता सिद्ध कार्य पूर्व वृत्ति कारणम इति फलितम। फलितम मतलब ये सारांशभूत लक्षण निकल आया है कि नहीं? इसकी अब अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं होगी। तो क्या लक्षण देखो, अनन्यता सिद्ध। तो हम लोगों ने थोड़ा अलग करके बोल दिया, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्व वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। समझ में आया? चलिए, एवं च अनन्यता सिद्ध कार्य पूर्व वृत्ति कारणम इति फलितम। बात समझ में आई भाई सबको? आगे देखिए, अनन्यता सिद्धत्वम। तो बोल रहे भाई आपने जो लक्षण में पद जोड़ा है कौन सा? अनन्यता सिद्धत्व। उसका क्या अर्थ है? तो अर्थ दे रहे, अनन्यता सिद्धत्व बराबर अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। क्या अर्थ कर दिया? अन्यथा सिद्धि शून्यत्व। तो पुनः बोलेंगे भाई अन्यथा सिद्धि क्या है? तो उसका भी लक्षण दे रहे। देखिए, अन्यथा सिद्धि ही च अवश्य क्लुप्त नियत पूर्ववर्ती भी दंडादि भी एवं घटरूप कार्य संभवे तत्सभूतत्वम। है कि नहीं? जो आप लोगों ने लिखा है ना, उसका ये विस्तार है। यहाँ पर थोड़े एक दो पद ज्यादा दे दिया समझने के लिए। मूल लक्षण तो उतना ही है अन्यथा सिद्धि का। समझ में आया? क्या लक्षण देखिए, अन्यथा सिद्धि च क्या अवश्य क्लुप्त। समझ में आया? अवश्य रूप से स्वीकृत, नियत पूर्ववर्ती भी, नियत रूप से पूर्व में रहने वाले, ऐसे कौन? दंडादि भी एवं घट रूप कार्य संभवे। घट रूप मतलब घट का रूप ऐसा नहीं, घटात्मक कार्य संभवे। घट उत्पन्न होता है कि नहीं? तो घट रूप कार्य संभव मतलब घटात्मक कार्य, घट ही कार्य, ये उसका अर्थ है। घट रूप कार्य संभवे तत्सभूतत्वम। तत्सभूतत्वम तत् दंडादि, उनके साथ रहने वाले जो भी होंगे अगल बगल वाले, वो सब क्या है? अन्यथा सिद्ध है। तच्च दंडत्वादो वर्तते। तच्च नाम अन्यथा सिद्धित्व या अन्यथा सिद्धत्व किसमें है? दंडत्वादि में। अर्थात दंडत्वादि क्या है? दंडत्व, रास वगैरह वो क्या है? अन्यथा सिद्ध है। और हमको चाहिए अनन्यथा सिद्ध। तच्च दंडत्वादो वर्तते। वर्तते मतलब रहता है, वो सब रहता है दंडत्व में। अर्थात अन्यथा सिद्धत्व दंडत्व में है। तच्च दंडत्वादो वर्तते अतः दंडत्वादिकम अन्यथा सिद्धम। इसलिए दंडत्वादि क्या हुए? अन्यथा सिद्ध। समझ में आया? चलिए, तो लोग एक बार लोग लक्षण बोलो कारण का। अन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्व वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। और एक बार, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य पूर्व वृत्तित्वम। ये पद कटा दिया ना, कार्य पूर्व वृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। हो गया? चलिए आगे, आगे क्या है बोलो। अब देखिए भाई क्या हो रहा है, देखो तो करण का लक्षण किया था, है कि नहीं? करण का लक्षण क्यों किया था? चार प्रकार का जो यथार्थ अनुभव, उसका करण भी चार प्रकार का है। तो करण पद आया था, उस करण को समझने के लिए करण का लक्षण कर दिया। ठीक है, करण को समझने के लिए, क्योंकि करण के लक्षण में कारण पद आया था, फिर कारण नहीं समझेंगे तो करण नहीं समझ में आएगा, इसलिए कारण का लक्षण करना पड़ा। लेकिन कारण का जो लक्षण है, कौन लक्षण है कारण का? कारणस्य लक्षणम। इस कारण के लक्षण में कार्य पद आए कि नहीं? जब कार्य ही पता नहीं चलेगा कार्य किसको कहते हैं, तो कारण समझ में आएगा क्या? नहीं। इसीलिए अब लक्षण करना पड़ रहा है। किसका? कार्य का। कार्य का लक्षण समझ में आएगा तो कारण का लक्षण समझ में आएगा, कारण का लक्षण समझ में आया तो करण का लक्षण समझ में आएगा, और करण का लक्षण समझ में आएगा तो पता चलेगा क्या? इन चार प्रकार के प्रमा का करण कौन है। समझ में आया? अब चलिए कार्य।
कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। लक्ष्य कौन है? कार्यम। लक्षण क्या है? प्राग भाव प्रतियोगी। समझ में आया भाई? देखिए ध्यान दीजिए अर्थ। तो प्रतियोगी क्या है भाई? देखिए जिसका अभाव हम लोग बोलते हैं ना, वही अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे घट का अभाव, अभाव का कोई न कोई प्रतियोगी होता है। अभाव का क्या होता है? प्रतियोगी। प्रतियोगी मतलब उसका, जिसका अभाव हम बोलते हैं, है कि नहीं, वो क्या है? अभाव का प्रतियोगी है कि नहीं? वो समझ में नहीं आएगा तो अभाव भी समझ में नहीं आता है। जैसे यहां पर आपने बोल दिया अभाव है, ओ अभाव इधर की अभाव है, ओ अभाव इधर। अरे अभाव 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 क्या लगा है? किसका अभाव है? बोलो घट का अभाव है, ऐसा बोलो ना। फिर तब घट समझ में आया, तब घट का अभाव समझ में आएगा। तो किसका अभाव? घट का अभाव। वो घट ही प्रतियोगी हुआ किसका? अभाव। समझ में आया? तो ये लिखिए वाक्य, यस्याभावः सह प्रतियोगी। यस्य अभावः सह प्रतियोगी। हुआ? मतलब क्या? जिसका अभाव कहेंगे वही अभाव का क्या होता है? प्रतियोगी। उदाहरण, घटस्य अभाव, घट का अभाव, उस अभाव का प्रतियोगी कौन? घट। पट का अभाव प्रतियोगी कौन? पट। मट का अभाव प्रतियोगी कौन? मट। समझ में आया भाई? लेकिन अभाव के भी चार प्रकार है। ठीक है? प्राग भाव, प्रतिबंधका भाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। कितने हुई? चार। कौन कौन? प्राग भाव, भाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ठीक है ना? प्राग भाव मुख्य तो अभाव ही है, उसको एक शब्द जोड़ दिया, क्या? प्राग। प्राग शब्द का अर्थ इतना ही लेना है, पूर्व का अभाव, कार्य उत्पन्न होने के पहले का अभाव, है कि नहीं? नहीं तो बोलेंगे भाई प्राग भाव, प्राग का अभाव तो प्रतियोगी हुआ प्राग, ऐसा अर्थ नहीं है। प्राग का अर्थ इतना ही है, क्या? पूर्व में। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? अभाव। कौन सा अभाव है? वो प्राग भाव है। किसका? घट का। जैसे कपाल बना दिया, कपाल मतलब घट है क्या? नहीं। तो किसी को पूछेंगे ये कपाल है कि नहीं, तो इस कपाल में घट, कपाल घट है क्या? नहीं। तो यह कपाले घटो भविष्यति, ऐसी प्रतीति आती है ना, इस कपाल में घट होगा। तो है क्या? अभी नहीं। इसका मतलब अभी उस कपाल में घट का क्या है? अभाव। कौन सा अभाव? प्राग भाव। किसका प्राग भाव है? घट का। उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन? घट। पट का प्राग भाव प्रतियोगी कौन? पट। मट का प्राग भाव प्रतियोगी कौन? मट। और प्राग भाव उन्हीं चीजों का होता है जो चीज उत्पन्न होने वाली रहती है, पूर्व का भाव, है कि नहीं? आकाश का प्राग भाव बोल सकते हैं क्या? नहीं। आकाश तो अनादि है, नित्य है। आकाश अनादि मतलब नित्य है कि नहीं? नैयिक सिद्धांत के अनुसार आकाश कैसा है? नित्य है, अनादि अनंत है, न वो उत्पन्न हुआ है न नष्ट हुआ है। तो उसका प्राग भाव ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन घट का प्राग भाव बोल सकते हैं कि नहीं? तो फिर प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य होता है। क्या? प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य। जैसे घट का प्राग भाव प्रतियोगी कौन? घट। घट कार्य है। पट का प्राग भाव प्रतियोगी कौन? पट, इसलिए पट कार्य है। आकाश का प्राग भाव बोल सकते हैं क्या? यदि बोल पाते तो आकाश भी कार्य होता, लेकिन बोल नहीं सकते। आत्मा का प्राग भाव बोल सकते हैं क्या? इसलिए आत्मा कार्य नहीं है, आत्मा नित्य है। समझ में आया? लेकिन घट का प्राग भाव बोल सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब घट कार्य है। समझ में आया भाई? तो क्या अर्थ निकला? कार्य का लक्षण क्या बना? प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। बोलो, प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम। समझ में आया? प्राग भाव का जो प्रतियोगी है उसको बोलेंगे क्या? देखिए पदपूर्ति इसमें, प्रतियोगी जिसका अभाव है वो प्रतियोगी है। जिसका अभाव कहेंगे ना उसको क्या बोलेंगे? प्रतियोगी। एक होता है अनुयोगी और एक होता है प्रतियोगी। तो यस्याभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव वो हुआ प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी। अभाव किसका? घट का।
और जिसमें अभाव होता है वो होता है अनुयोगी, है कि नहीं? जैसे भूतल पर घट का अभाव है तो घट हुआ, भूतल हुआ अनुयोगी, और किसका अभाव है? घट का, तो घट हुआ प्रतियोगी। समझ में आई बात? चलिए पदकृति देखिए भाई, प्राग भावेति कालादिवारणाय प्राग इति, मिला पंक्ति? देखिए कार्य के लक्षण में से प्राग पद को हटा दीजिए और बोलिए लक्षण। अभाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम किंवा कार्यस्य लक्ष्य कौन है? लक्षण क्या है? अभाव प्रतियोगित्वम। अर्थ क्या निकलेगा? जो अभाव का प्रतियोगी है। तो बोलेंगे फिर अतिव्याप्ति होगी। कहा? काल में। कैसे? देखिए काल भी किसी न किसी अभाव का प्रतियोगी है क्या नहीं? आपने तो प्राग तो पद लिया नहीं, हम कोई भी अभाव लेंगे, हम लेंगे अन्योन्य भाव। क्या लेंगे? अन्योन्य भाव। और अन्योन्य भाव का अर्थ होता है भेद। अन्योन्य भाव का अर्थ होता है भेद। ठीक। अब देखिए घट है, घट मतलब काल है क्या? और काल मतलब घट है क्या? नहीं। तो काल में घट का अन्योन्य भाव है क्या नहीं? अन्योन्य भाव मतलब भेद। काल में घट का अन्योन्य भाव है क्या नहीं? उस किसका अन्योन्य भाव है? काल का। किसमें है? घट में। किसका है? काल का। तो काल क्या हुआ? प्रतियोगी। कहा था ना जिसका अभाव वो प्रतियोगी। नहीं समझ में आ रहा है? किसका अन्योन्य भाव? काल। देखिए ध्यान दीजिए, घट और पट है, घट पर रखा है अपने पट को। क्या बोलते जाओ, बोलेंगे नहीं तो बात पाठ बंद कर देंगे भाई। आलस करके दीवार से थोड़ा आगे आइए आप लोग, और बोलना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो मत बोलो, समझ में आ रहा है ना तो बोलना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो बोलना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आया करके। समझ में आया कि नहीं? चलो, भूतल पर रखा है किसको? घट को। बोलो किस पर रखा है? घट पर। भूतल पर। भूतल पर घट रखा है। अब समझ में आया? किसके ऊपर रखा है? भूतल पर। कौन रखा है? घट रखा है। भूतल पर घट रखने पर भी भूतल मतलब घट है क्या? नहीं। घट मतलब भूतल है क्या? नहीं। दोनों का भेद है कि नहीं? है। मतलब दोनों का क्या है? अन्योन्य भाव है कि नहीं? वो अन्योन्य भाव किस में है? घट में भी है। भेद है ना, वो कहाँ रह रहा है? भूतल में। किसका? घट का। तो घट का अन्योन्य भाव भूतल में लिया हमने। क्या? घट का अन्योन्य भाव किसमें लिया? भूतल में। तो उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। किसका अन्योन्य भाव? भूतल का। घट का। किसका अन्योन्य भाव? घट का। बराबर है। किसका अन्योन्य भाव? घट का। घट का अन्योन्य भाव मतलब भेद। घट का भेद है कि नहीं? है। देखिए ये घट है पट है, समझ लीजिए दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो किसका भेद किसमें है? घट का भेद। घट का भेद भूतल में है। घट का भेद किसमें है? भूतल। उस भेद का प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ, है कि नहीं? उस प्रकार काल मतलब घट है क्या? नहीं। तो घट में काल का अन्योन्य भाव है कि नहीं? है। उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन है? घट। किसका बोल रहे भाई? ध्यान में रखो। घट और मतलब काल है क्या? काल मतलब घट है क्या? घट में काल का अन्योन्य भाव है क्या नहीं? अन्योन्य भाव को घबरा क्यों रहे? अन्योन्य भाव शब्द, अन्योन्य भाव का अर्थ क्या करेंगे? भेद। बोलो 10 बार। अन्योन्य भाव मतलब भेद, अन्योन्य भाव मतलब भेद, अन्योन्य भाव मतलब भेद। समझ में आया कि नहीं? घट और काल दोनों एक एक अलग है, मतलब दोनों का क्या है? भेद है। मतलब क्या है दोनों का? अन्योन्य भाव है। घट में किसका अन्योन्य भाव है? काल। उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? बस बात समझ गई? बराबर है। घट है, अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट, है कि नहीं? किसका अन्योन्य भाव? घट का। घट का अन्योन्य भाव लेंगे तो प्रतियोगी घट, और काल का अन्योन्य भाव लेंगे तो प्रतियोगी काल। समझ में आया कि नहीं? अब घट में काल का अन्योन्य भाव, काल का, ये ध्यान रखिए। अभी घट में काल का क्या है? अन्योन्य भाव। उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? काल। आता समझ में आया कि नहीं? अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? काल। अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? काल। लक्षण क्या है? अभाव प्रतियोगित्व।
कार्य से लक्षणम, जो अभाव का प्रतियोगी है उसको बोलेंगे कार्य, है कि नहीं? तो यहाँ पर काल भी क्या हुआ? प्रतियोगी हुआ, तो काल को भी क्या बोलना पड़ेगा? कार्य। लेकिन काल कार्य है क्या? नहीं है, कार्य नहीं है, लेकिन कार्य का लक्षण गया तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। कौन पद न देने के कारण अतिव्याप्ति हुई? प्राग। क्योंकि प्राग पद न देने से हमने लिया अन्योन्याभाव, कोई भी अभाव ले सकते, तो हमने लिया अन्योन्याभाव, है कि नहीं? काल का घट में, काल का, किसका? काल का। घट में क्या है? अन्योन्याभाव। उस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन? काल। अभाव प्रतियोगित्व किसमें गया? काल में। तो काल भी लक्षण किसका चल रहा है? कार्य का। गया किसमें? काल में। काल कार्य है क्या? नहीं, कार्य नहीं है, लेकिन लक्षण गया तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद देना पड़ेगा। कौन? प्राग। जब प्राग पद देने के बाद काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? काल अभाव का प्रतियोगी नहीं है क्या? है, लेकिन प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं है, अपितु अन्योन्य भाव का प्रतियोगी है। अन्योन्य भाव का प्रतियोगी रहने दो काल को, हमको क्या लेना देना? हमको तो प्राग भाव का प्रतियोगी चाहिए। समझ में आया? पंक्ति लिखिए, कालादिवारणाय प्राग इति हो गया ना, असंभव वारणाय प्रतियोगी इति। अब समझ लीजिए, लक्षण में से प्रतियोगी पद को हटा देंगे। कौन पद को हटाया? प्रतियोगी। तो क्या बचेगा? लक्षण। लक्ष्य को क्यों बोल रहे? लक्षण बोलो केवल। लक्ष्य कौन है हमारा? कार्य। लक्षण क्या है? भाव प्रतियोगी। उसमें से प्रतियोगी पद को हटा दीजिए, तो क्या बचा? प्राग भाव कार्यम, मतलब जो प्राग भाव है उसको कार्य कहना पड़ेगा। लेकिन प्राग भाव तो कार्य है ही नहीं है कि नहीं? और किसी कार्य में लक्षण भी जाएगा नहीं, घट पर भी नहीं जाएगा। घट क्या प्राग भाव है क्या? प्राग भाव अलग चीज है, घट अलग चीज है कि नहीं? लक्षण कहीं पर भी जाएगा नहीं, तो क्या होगा? असंभव। तो लक्षण में असंभव दोष न आवे, इसलिए पद दिया। कौन सा? प्रतियोगी। अब समझ में आई बात? चलिए, असंभव वारणाय प्रतियोगी इति हो गया ना? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।